हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्यूरियोसिटी एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 चालू करने जा रहे हैं फिजिक्स का, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके, हम अभी तक 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि एक्चुअली यूनिट 1 थी, उसका पार्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखिए हमने क्या पढ़ा था। हमने जो फर्स्ट यूनिट थी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका हमने 2 पर्टिकुलर कैटेगरीज में स्टडी की थी। कैसी? फर्स्ट जो चैप्टर था हमारा वो क्या था? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। और दूसरा क्या था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, ये 2 चैप्टर्स हम लोग स्टडी कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये जो थे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पार्ट थे। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को हम कैसे समझते थे कि जब चार्जेस रेस्ट पर होते हैं तब वो अपना जो इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में रखते हैं। ओके, तो उसके 2 पार्ट थे, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो जब चार्जेस रेस्ट पर थे तब हमने इनको 2 तरीके से स्टडी करा था। ये जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम चार्ज को मूव कराएंगे। जब चार्ज मूव करता है तब उसके कारण वो अपनी विसिनिटी में क्या चेंजेस लाता है, हम लोग ये सारी जो स्टडीज हैं वो इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो जो बेसिक डिफरेंस है इसमें और इसमें क्या है, यहां पर चार्जेस मूव नहीं करते। ओके, दे आर एट रेस्ट, और उसके कारण क्या होता है, जो अगल बगल में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जब चार्ज एक रेस्ट पर है और जो दूसरे चार्जेस हैं उन पे वो क्या फोर्स लगाएगा, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, इसके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। यहां पर हमारा एक स्टडी फ्लो हो रहा होगा, चार्ज फ्लो कर रहा होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उसके कारण जो चेंजेस आ रहे होंगे हम लोग इसको यहां पर स्टडी करेंगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है हम इसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी कह सकते हैं। ओके, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्यों? क्योंकि यहां पर चार्जेस जो हैं वो मूव नहीं कर रहे होते, स्टैटिक होते हैं। ओके, यहां पर चार्जेस फ्लो करेंगे, तो जब फ्लो होगा तब उसके कारण जो हमें करंट बनेगा, बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी आप कह सकते हैं, वो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना? तो इस वाले को अपन अब स्टडी करना चालू करते हैं। सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को समझते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक करंट को हम डेफिनेशन में ऐसे डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। मतलब एक पर्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, उसको हम लोग करंट कहते हैं। ठीक है ना? तो आप सिंपली करंट को अगर डिफाइन करना है तो आप बोल सकते हो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। देखिए, जब कुछ नहीं बोला जाता और रेट लिखा है तो बाय डिफॉल्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिया जाता है, बट फिर भी आप फॉर द सेफर साइड आप इसको बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो आप करंट का जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से लिख सकते हैं, I इक्वल्स टू Q बाय T। I स्टैंड्स फॉर करंट, Q स्टैंड्स फॉर चार्ज एंड T स्टैंड्स फॉर टाइम। ओके, तो जो है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, किसी पर्टिकुलर टाइम में किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में कितना चार्ज मूव करा, वो आपका इलेक्ट्रिक करंट बताता है। ओके, अच्छा, अगर हम इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना चाहें, मतलब कि चार्ज आपका कांस्टेंट नहीं है, कभी ज्यादा जा रहा है कभी कम जा रहा है, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा Q बाय डेल्टा T, मतलब स्मॉल चेंज इन चार्ज अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम। ओके, तो ये इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप इसको dQ बाय dt भी लिख सकते हैं। ये तब है जब आपका जो फ्लो है वो स्टेडी नहीं है। ओके, कभी चार्ज ज्यादा जा रहा है कभी चार्ज कम जा रहा है, तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जब आपका स्टेडी फ्लो है तब आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, I इक्वल्स टू Q बाय T। और अगर आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और मैनिपुलेटिव बना सकते हैं, Q इक्वल्स टू I इंटू टी करके। ये दोनों ही फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट हैं, इनफैक्ट ये तीनों ही मान लीजिए, क्योंकि कई बार हमको
जो चार्ज है वो स्टेडी नहीं दिया जाता है तब हम इसका यूज करेंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम वी विल बी डीलिंग विद दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला। जब हमको चार्ज निकालना है तो हम आई इंटू टी कर देंगे, और जब हमको करंट निकालना है तो हम क्यू बाय टी कर देंगे। ओके, अब करंट की अगर हमसे यूनिट पूछी जाए तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो होती है एम्पियर। कोई नई बात नहीं है, आप ऑलरेडी अपनी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उसमें पढ़ चुके हैं। आपकी 10th क्लास में भी आपने पढ़ा है करंट के बारे में, तो आपको मालूम है कि जो इसकी यूनिट होती है वो एम्पियर होती है। और अच्छा ये बताइए करंट क्या है, इज इट अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी? देखिए करंट की डायरेक्शन है, फिक्स है डायरेक्शन, आपको मालूम है, हम पढ़ेंगे। और आपको वैसे भी पता है कि जो करंट है वो आपको मालूम है कि पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ जाता है, जो हमारा कन्वेंशनल डायरेक्शन है। अदरवाइज अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होता है। खैर लेट इट बी, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि एक करंट की फिक्स डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, पहली बात। दूसरी बात, उसका एक मैग्नीट्यूड भी होता है। आपको मालूम है वेक्टर क्वांटिटी की क्या कंडीशन होती है? A quantity is a vector quantity if it is having magnitude as well as direction। यही हम वेक्टर क्वांटिटी के लिए बोलते हैं ना। तो करंट ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है। क्या? इसकी डायरेक्शन भी फिक्स है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है, एंड इट हैज मैग्नीट्यूड, उसका मैग्नीट्यूड भी है। तो फिर इस हिसाब से तो करंट हमारा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होना चाहिए। बट करंट जो है एक्चुअली याद रखिएगा स्केलर क्वांटिटी होता है। क्यों होता है स्केलर क्वांटिटी, बता सकते हैं आप? क्योंकि करंट जो है इट डज नॉट फॉलो लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। दो वेक्टर्स को ऐड करने के लिए हमारे पास लॉज होते हैं। याद है कौन से लॉज होते थे 11th क्लास? ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर दो वेक्टर्स हैं, अगर आपको उनको ऐड करना है तो आप उनको सिंपली ऐड नहीं कर सकते, आपको उनको पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिजॉल्व करके ऐड करना पड़ेगा। जो सेम डायरेक्शन में होंगे एडअप हो जाएंगे, जो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे माइनस हो जाएंगे। जिनकी डायरेक्शन अलग ही है उनका आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। पर हमने देखा है एक्सपेरिमेंटली कि जो करंट है, सपोज करिए मैं एक छोटे से एग्जांपल से समझा रहा हूं कि लेट्स से इधर से 2 एम्पियर करंट आ रहा है, इधर से 5 एम्पियर करंट आ रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर 2 + 5 मतलब कि 7 एम्पियर करंट जाएगा। तो ये क्या करा हमने, ये तो हमने सिंपल जो अलजेब्रा होता है उसको फॉलो करवा दिया। यहां से 2 यहां से 5 दोनों को जोड़ दिया, 7 एम्पियर हो गया। तो ये सिंपल अलजेब्रा का एडिशन फॉलो करता है करंट। एक्सपेरिमेंटली देखा है हमने कि भाई 2 तार है, वहां से गया तो जो तीसरे तार में इस वाले डायग्राम में अगर देखें तो यहां से आ रहा है, तो यहां से उसको 7 एम्पियर ही निकलेगा, ठीक है ना। तो इससे हमने ये पता लगाया है कि भाई मान लिया कि करंट के पास में डायरेक्शन होती है, मैग्नीट्यूड होता है, बट स्टिल इट इज नॉट फॉलोइंग द लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, ये सिंपल जो अलजेब्रा के लॉ है उसको फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए हमने करंट को, याद रखिएगा, स्केलर क्वांटिटी कर रखा है। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अब आपको मालूम है कि आपके एग्जाम में एमसीक्यूज भी आएंगे। एमसीक्यूज आएंगे तो ये छोटे छोटे जो कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यूज हैं ये बहुत इजीली फ्रेम किए जा सकते हैं। तो योर कॉन्सेप्ट मस्ट बी क्रिस्टल क्लियर है। सो हमने क्या देखा, हमने एक तो करंट के बारे में समझा कि क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहां से आप ये निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज और मैं समझाता हूं। देखिए आपने देखा I = QIT होता है या फिर Q = IT होता है। ये दो फॉर्मूले मैंने बना दिए। एक बात बताइए, फर्स्ट चैप्टर याद करिए, वहां पर हमने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज भी पढ़ा था। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज याद आ रहा है आपको? क्या था? द चार्ज अपीयरिंग ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द फंडामेंटल चार्ज। फंडामेंटल चार्ज क्या मानते थे हम? E, याद आ रहा है? और E की वैल्यू क्या होती थी? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, है ना। तो अगर मैं उससे चलूं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से, तो मैं लिख सकता हूं Q = NE होता है। ये फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट चैप्टर में निकाल चुके हैं एंड आई एम प्रीटी श्योर आपको ये पता भी है। नहीं पता तो प्लीज फर्स्ट चैप्टर में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो टॉपिक है उसको रेफर कीजिए, मैंने उसको वीडियो बना रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। सो अगर मैं यहां पर इसको रिप्लेस कर दूं Q की जगह, तो मैं ये हो जाएगा NE = IT। यहां से अगर नंबर ऑफ चार्जेस निकालना है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है
तो वो हो जाएगा IT/E, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि बताइए कितने नंबर ऑफ चार्जेस फ्लो कर रहे होंगे इन अ पर्टिकुलर गिवन इंटरवल ऑफ टाइम में। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन भी लेके चलूंगा तो आपको मैं समझाऊंगा कि इसको कैसे सॉल्व करना रहता है। तो यहां पर हमारे पास तीन फॉर्मूले आ गए, I = Q/T, Q = IT और N = IT/E। ओके, ठीक है। तो ये बेसिक मैंने स्टार्टिंग आपका इंट्रोडक्शन इसमें कवर करा है। चलिए अब इस पे जो बेस्ड न्यूमेरिकल्स हैं वो भी देख लेते हैं कि उसको हम लोग कैसे करते हैं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ लैंप इन 1 मिनट। अगर आपको जो करंट दिया है वो 300 मिली एम्पियर दिया है, मतलब आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, कितने पास होंगे 1 मिनट में जब इतना करंट फ्लो करेगा। ओके, तो अब आप इसको कैसे करेंगे देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो करंट है ये अपनी स्टैंडर्ड यूनिट में नहीं है, मिली एम्पियर है, तो आप इसको क्या करेंगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बात हमेशा याद रखिए बच्चों कि ये बहुत ज्यादा आपके काम में आएंगी। जब भी मिली होगा, जैसे यहाँ पे मिली एम्पियर है, तो याद रखिएगा वो 10⁻³ के फैक्टर से आपको मल्टीप्लाई करना है। और कई बार आपको माइक्रो एम्पियर भी दिया रहता है, तो वो 10⁻6 से आपको मल्टीप्लाई करना रहता है। ये दो जो हैं ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाली चीजें हैं, इनको अच्छे से याद रखिए, आपकी कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी। ठीक है, जैसे यहां पर भी यूज हो रहा है। अब देखिए I आपका है 300 × 10⁻³ एम्पियर। आपको और क्या दिया गया, टाइम दिया गया है। टाइम कितना है आपके पास में 1 मिनट। ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, आपको मालूम है ऐसा यूनिट हम लोग टाइम की क्या लेके चलते हैं, सेकंड्स, तो हम इसको सेकंड्स में कन्वर्ट कर देंगे। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं 60 सेकंड्स, तो ये हो जाएगा 60 सेकंड्स। ओके, नाउ आपको n निकालना है, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, वो हमको नहीं पता है। और E हम जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये वो भले ही दें या ना दें, आपको ये याद होना चाहिए वैल्यू, जो स्टैंडर्ड आपका जो E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब फॉर्मूला Q = NE, याद करिए मैंने अभी निकलवाया था आपको। और आपको मालूम है Q को मैं क्या लिख देता था IT = NE, यहां से N की वैल्यू कितनी आ गई IT/E। ये मैंने फॉर्मूला डायरेक्ट आपको जस्ट अभी बताया है, ठीक है। मैं फिर से रिवीजन करवा रहा हूं कि मैं कैसे लेकर आया हूं इसको। ओके, अब यहाँ पे n निकालना है आपको, वैल्यू डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। n = I की वैल्यू कितनी है, कहां गया, ये रहा 300 × 10⁻³ एम्पियर। या अभी यूनिट लिखना बंद कर देते हैं, बाद में एक साथ लिख देंगे। ओके, I हो गया। ओके, टाइम कितना है, टाइम आपका 60 है। फिर नीचे क्या आएगा, E आएगा। E कितना है 1.6 × 10⁻⁻19। अब आई वुड सजेस्ट कि इस कैलकुलेशन को आप खुद सॉल्व करिए, ठीक है ना। मुझे पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पर आकर फंस जाते हैं कि सर अब इसके आगे इतनी ये खतरनाक से जो आपको डेटा दिख रहा है, इसको हमको सॉल्व कैसे करना है। तो बच्चों याद रखिए, मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन आप यहां पर लगा सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आप एग्जैक्ट आंसर नहीं ला पा रहे हैं, तो आप अगर उसके नियर अबाउट भी जाएंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपका आंसर गलत नहीं होगा, बस ब्रैकेट में अप्रोक्स लिख दीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि टीचर भी समझता है कि प्रैक्टिकली एग्जाम में इतना टाइम हमारे पास नहीं होता कि हम टू द बिल्कुल परफेक्ट डिजिट तक आंसर निकाल के दें, अगर हमारे जो डिजिट्स हैं वो प्रॉपरली डिविजिबल नहीं है। देखिए मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता हूं, कैसे करेंगे। जैसे यहां पर देखिए, यहां पर कितनी पावर्स हैं देखिए जरा, इसको मैं ऐसे लिख दूं 3 × 6 और जो जीरोस हैं उनको एडजस्ट कर देता हूं 1 2 3, ये 10⁻³ है और ये 10⁻³ है, ठीक है ना, ये ऐसा लिखा है। और जीरोस को मैंने एक साथ लिख दिया, ये और ये वाले 10⁻³ अपॉन इस पॉइंट को भी अगर मैं हटा दूं तो एक जीरो और ऊपर आ जाएगा, तो वो मैंने 10 बना दिया यहां पर 10⁻⁻1, तो ये सिंपली हो गया 16 और ये हो गया 10⁻⁻19, ठीक है। नाउ अब आगे क्या करूंगा मैं, ये हो गया 6 3 18। ध्यान से देखिए ये और ये कट जाएंगे यहां पर सिर्फ 10⁻1 बचेगा, और अगर मैं ये माइनस वाले को ऊपर ले जाऊं तो ये प्लस का हो जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो बेसिकली क्या हो गया, ऐसा हो गया अपॉन 16, ठीक है ना।
अब देखिए ये 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 19, तो ये हो गया 18 इंटू 10 की पावर 20 अपॉन 16। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप इसको प्रॉपरली डिवाइड कर दीजिए, जितना भी आपको लाना है पॉइंट के बाद 2 डिजिट 3 डिजिट जितनी भी लाना है आप ला सकते हैं। बट इफ यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, आपको पता है कि मेरे पास टाइम इतना नहीं है, तो आप अगर इसको एनालाइज करें तो देखिए ये 18 है, 16 से थोड़ा सा बड़ा है। अगर यहाँ 16 होता तो ये कट जाता, यहाँ 1 आ जाता, पर यहाँ पर 18 है। 18 है मतलब कि 1 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, तो आप थोड़ा सा इसको अपने मन से 1.12 लिख दीजिए इंटू 10 की पावर 20। आपको ये कैसे लिखा मैंने, ब्लाइंड गेस कैसे करा, मुझे पता है कि ये 18 है, ये 16 से तो बड़ा है, मतलब 1 से तो बड़ा आएगा, पर ये बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, 16 से पास में ही है, तो मैंने उसको 1.12 अराउंड करके लिख दिया। ये मेरे n की वैल्यू आ गई, और चाहे तो आप यहां पर अप्रॉक्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो n जो है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो अप्रोक्सीमेटली इतने फ्लो करेंगे जब 300 मिली एम्पियर का जो करंट है वो 1 मिनट के लिए फ्लो करवाया जाएगा। सो आई होप आपका आंसर ऑलरेडी ये सही आया होगा, बट स्टिल अगर नहीं आया तो प्लीज अपनी कैलकुलेशन पे वर्क करिए, क्योंकि फिजिक्स में आपको अगर कहीं पर भी दिक्कत आएगी तो वो कैलकुलेशन जरूर होगी। याद रखिए, आपको कैलकुलेशन अपनी साउंड रखनी है। आप भले मैथ्स के स्टूडेंट हैं या बायो के स्टूडेंट हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिजिक्स किसी के साथ में पार्शियलिटी नहीं करती, दोनों को एक जैसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। सो प्लीज अपनी कैलकुलेशन पे थोड़ा सा वर्क करिए। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको कैलकुलेशन की और शॉर्ट ट्रिक्स बताऊंगा, कैसे आप मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन का यूज करके इसको इजीली कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, जो फर्स्ट वीडियो है, ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एंड अब हम लोग धीरे धीरे करके जो 12th क्लास के जो एक्चुअल टॉपिक्स हैं, ये मैंने आपको जस्ट एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, जो कि आपको ऑलरेडी 10th क्लास में भी दिया गया है, प्लस मैंने इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब जो आने वाली वीडियोस हैं वहां पर हम कोर जो इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। थैंक यू।